जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ महाटांडो सीरीज। आज आप लोग का चलेगा ज्योग्राफी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 नंबर और 3 नंबर वाला एक ही वीडियो में खेल खत्म करने वाला हूँ। साथ ही आप लोग का दूसरा वीडियो आएगा 5 नंबर वाला, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग पूरा कंप्लीट बने रहिए। आप लोग कितनों भी काहे नहीं जान रहे हैं, आप लोग एक बार देखते चले जाइए, ठीक है। अगर आप लोग देख रहेंगे वीडियो को भाई, तो आप लोग वहां पर एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। सभी को देखिए, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भूगोल की 2 शाखा के नाम लिखिए। तो भूगोल के 2 शाखा के नाम बताना है, ठीक है। एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना सा भाई आप लोग को नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया था, ठीक है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है जियो प्लस ग्राफोस, ठीक है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। यानी ओरिजिन ऑफ स्पीच नाम पुस्तक किसने लिखा है भाई, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति के क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इतना सा आप लोग को लिखना है। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है, ठीक है। और 2001 के अनुसार देखा जाए तो हो जाएगा 102 पॉइंट होता है, ठीक है। 102.7 करोड़ या फिर 8 करोड़ रहता है। इतना सा आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार यह है। एक होता है अस्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का मतलब क्या होता है, ये हमेशा यहाँ पर बसता है, ठीक है। और अस्थायी प्रवास का मतलब होता है ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर बसता है, ये कभी भी भाग सकता है, ठीक है। और अस्थायी का मतलब ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। सनत या संघन बस्ती किसे कहते हैं, ठीक है। सनत कहे या फिर संघन बस्तियां कहे, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार का ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, तब जाके आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है आंसर, यानी इन बस्तियों में घर काफी पास पास बने होते हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ नदी घाटियों में पाई जाती हैं। यानी संघन बस्ती में यानी जो घर होता है वो सटा सटा रहता है, ठीक है। और जहाँ पर मिट्टी की उपजाऊ अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के बस्ती पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर मतलब लोग अधिक बसते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। टिस्को का पूरा नाम क्या है, यानी टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टिस्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इंग्लिश से भी लिख दिया हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। संचार के कई 2 स्रोत लिखिए। तो संचार के कई 2 स्रोत के नाम लिखना है। एक हो जाएगा रेडियो और एक हो जाएगा टीवी। तो इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। निर्वाह मूलक कृषि वैसे कृषि जिसका उद्देश्य जीवन का भरण पोषण मात्र हो, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि का उद्देश्य व्यापार नहीं होता है या पिछड़े क्षेत्र में अधिक होता है। यानी निर्वाह कृषि में यानी अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए लिमिट केवल खेतीबाड़ी करते हैं, ठीक है। व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए नहीं करते हैं। बात समझ गए। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। नवीकरणीय संसाधन के कई 2 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण देखिए, यहाँ पर पवन ऊर्जा, एक हो जाएगा सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा, ठीक है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोह धात्विक खनिज किसे कहते हैं। लोह मतलब लोहा, जिसमें लोहा का अंश रहता है उसी को लोह धात्विक खनिज कहते हैं। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। वैसे खनिज जिनमें लोह अंश मौजूद रहते हैं लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज। बात समझ गए। चलिए भाई आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है।
वर्षा जल संग्रह करने के क्या लाभ हो सकते हैं, यानी वर्षा को जमा इकट्ठा करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेस जैसे संदूषक को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। यानी वर्षा को यानी जल को जमा करने से यानी जो भूमिगत जल होता है उसका जो स्तर होता है क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, यानी पानी ऊपर होता है, ठीक है। साथ ही मृदा अपरदन, मान के चलिए आप लोग का इधर खेत है और इधर पहाड़ है, ठीक है, मान के चलिए आप लोग का इधर खेत है और इधर पहाड़ है और बारिश हो रहा है और इधर का पानी आप लोग का खेत तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अगर बांध बना देते हैं, डोभा बना देते हैं, कुछ तालाब बना देते हैं तो यहाँ पर पानी रुक जाएगा, जिससे मृदा अपरदन यानी मिट्टी को खोने से बच सकता है। तो मृदा अपरदन का मतलब यही हुआ, बात समझ गए। चलिए पानी का ये लाभ है, यानी इकट्ठा करने से, जमा करने से। चलिए भाई आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने। और आप लोग में ट्रिक भी बताया था, देखिए भाई यहाँ पर थ है तो थ से क्या हो जाएगा, थाना हो जाएगा, याद रखें, थ से क्या हो जाएगा, थाना। और थाना को क्या कहते हैं, जेल भी बोलते हैं, तो जेल से याद रखना है फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे, यानी रेड जेल यानी ज यहाँ पर है यानी जर्मनी के थे। बात समझ गए, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ग्राफिक टेलर हो जाएगा, क्या, ग्राफिक टेलर। अरे ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है, कहाँ के, अमेरिका के, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई 15, यहाँ पर 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 15 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है, जैसे वनों से खाद्य संग्रह, आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भाग में कृषि कार्य। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है जो भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि वनों से संग्रह, खाद्य संग्रह, ठीक है। आखेट मतलब क्या हो जाएगा, शिकार करना, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15 जगह हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18, जस्ट एक नंबर यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, बात समझ गए। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, तो व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, दो या दो से अधिक देशों के माध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या फिर व्यापार शेष कहते हैं। दो देश, मान के चलिए भारत है, ठीक है, और ये अमेरिका है, तो दोनों देश में, ठीक है, दोनों देश से मतलब वस्तु का आयात निर्यात होता है बराबर, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात मतलब क्या होता है, लाना, और निर्यात मतलब क्या होता है, भेजना वस्तु को। बात समझिए, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, नगर एवं महानगर को परिभाषित करें, यानी नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, नगर किसे कहते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहते हैं। जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो उसे क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। यहाँ पर देखिए महानगर क्या है, एक ऐसा नगर अथवा नगरों का समूह जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो महानगर कहलाता है। यानी जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या है उसको कहेंगे महानगर, और जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है उसको कहेंगे नगर। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। या फिर यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है, ठीक है, अगर इसको आप लोग नहीं लिखते हैं तो ये फार्मूला को केवल आप लोग लिख दीजिएगा, लिंग अनुपात दे के डैश दे के, तो आप लोग को फुल नंबर मिल जाएगा। या फिर आप लोग ये सभी को लिख दीजिएगा तो और बेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ है को एक ठो याद कर लीजिए या फिर पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सूत्र क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे हो जाएगा पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000 हो जाएगा। बात समझिए, उसी को बोल रहा है प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, ग्रामीण बस्ती वैसी बस्ती जिसमें लोग अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, ग्रामीण बस्ती कहलाती है। यहाँ के लोगों की मुख्य पेशा
कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के लोगों का जो मुख्य काम होता है, मुख्य पेशा होता है, पशु, कृषि पालन, खेती बाड़ी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। और ऐसा आंसर आप लोग कहीं भी खोजिएगा नहीं पाइएगा भाई, ये मेरे शब्दों से लिखा हुआ है। बात समझ गए, मैं आसान कर दिया हूँ। चलिए आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? साक्षरता का मतलब क्या होता है? यानी पढ़ा लिखा लोग, जो पढ़ लिख सकता है उसी को साक्षरता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा आसान तरीका से लिख दिया हूँ। ठीक है, आंसर देखिए क्या है। साक्षरता दर से यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग पढ़ तथा लिख सकता है उसे क्या कहेंगे? साक्षरता दर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यही समझो, जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसी को साक्षरता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। पर्यटन क्या है? पर्यटन का मतलब होता है लोग अपने स्थान को छोड़ के, यानी अपने घर को छोड़ के थोड़े समय के लिए मनोरंजन करने के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं। बात समझिए, पर्यटन का मतलब मनोरंजन करने के लिए घूमने फिरने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। आप लोग ऐसा आंसर लिखल कहीं नहीं पाएंगे। बात समझिए, मैं पूरा एकदम अपने शब्दों में लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। लोग अपने मूल्य निवास स्थान और कार्यस्थल से थोड़े समय के लिए छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर मनोरंजन तथा अन्य क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। यानी लोग अपने जो घर को थोड़े समय के लिए छोड़ के जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए जाता है? मनोरंजन करने के लिए जाता है या फिर अन्य क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। ठीक है, पर्यटन का मतलब होता है लोग मनोरंजन करने के लिए घूमने फिरने जाते हैं। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। देखिए देखा जाए तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मानव भूगोल की परिभाषा दिया है। ठीक है, रेडजेल अलग दिए हैं, कुमारी एलन सिंपल अलग दिए हैं, बिडा डिला बलस अलग दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेडजेल के अनुसार कहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके द्वारा दिया गया है परिभाषा? रेडजेल के अनुसार, यानी फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। चलिए भाई आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुई परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आप लोग सुने होंगे जनगणना। ठीक है, जनगणना कितने वर्ष में होता है? 10 वर्ष में होता है। ठीक है, एक बार हुआ था 2001 में हुआ था और एक बार हुआ था 2011 में हुआ था। 2021 में तो भाई कोरोना काल था, नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या, ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए 2001 और 2011 इसके बीच कितना वर्ष हो रहा है भाई? 10 वर्ष। ठीक है, तो ये 10 साल में जो भी जनसंख्या घटता है बढ़ता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, दो समय अंतराल कर रहा है, यानी ये वर्ष और ये वर्ष में, इसके बीच का समय में। बात समझ गए? इतना सा आप लोगों को समझना है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग ब्लैक पेन से ऐसा ही हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसके अंतर्गत अमूर्त सेवा को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन आदि। यानी तृतीय क्रियाकलाप में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप एक सेवा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है? ये सेवा दे रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन ये सभी सेवा दे रहे हैं। बात समझ गए? चलिए भाई आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। प्राकृतिक वनस्पति का यह अंश या भंडार जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जाता है प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यानी जो भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, तकनीक मतलब मशीन वगैरह बनाने के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास, ठीक है, यानी समाज को भी बढ़ाने के लिए जो भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है उसको क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। कृषि को परिभाषित करें। यानी कृषि किसे कहते हैं? आप लोग सभी कोई किसान के बेटा बेटियां हैं भाई, कृषि का मतलब समझ रहे हो। ठीक है, कृषि किसे कहते हैं? यानी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब बात। ठीक है, आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी पृथ्वी का वह स्थान जहां पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसे कृषि कहते हैं। इतना सा आप लोग लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है। पौधों और फसलों को उगाने की कला या विज्ञान जिसका उद्देश्य आर्थिक, भोजन या अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसे कृषि कहते हैं। यानी पौधों, ठीक है, पौधों और फसलों को उगाने की कला को, ठीक है, हम लोग जो फसल उगाते हैं क्यों उगाते हैं? खाने पीने के लिए, भोजन करने के लिए उगाते हैं, उसी को कृषि कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों में की जाती है?
तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। मानव विकास की सूचकांक की गणना 3 घटकों में की जाती है। पहला देखिए जीवन अवधि, दूसरा देखिए ज्ञान अथवा शैक्षिक उपलब्धि, या फिर तीसरा देखिए जीवन स्तर। इतना सा आप लोग को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यानी कच्चा माल पर आधारित उद्योग के 2 उदाहरण देना है, ठीक है। एक होता है जूट उद्योग और एक हो जाएगा चीनी उद्योग। इतना सा आप लोग को लिखना है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। धान तथा गेहूं फसल में कौन रबी और कौन खरीफ फसल है उसको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर धान क्या है, ये खरीफ फसल है। गेहूं क्या है, रबी फसल है। इतना सा आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। संभववाद क्या है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। इतना सा आप लोग को लिखना है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। गहन निर्वाह कृषि या कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी जनसंख्या वाले देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान में की जाती है। घनी मतलब जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। घनी मतलब जहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, अधिक लोग बसते हैं। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऋतु प्रवास क्या है। ऋतु प्रवास ऋतु परिवर्तन के अनुसार पशुओं के साथ पशुचारक एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह गतिविधियां ऋतु प्रवास कहलाती हैं। सर्दियों में मैदान की ओर तथा गर्मियों में पर्वतों की ओर प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब ये हुआ यानी पशुचारक, ठीक है। सर्दी के मौसम में किधर जाते हैं, मैदान की ओर प्रवास करते हैं। जबकि गर्मी के दिन में, ठीक है, ये लोग कहाँ जाते हैं, पर्वत की ओर प्रवास करते हैं। बात समझिए, कहाँ, पर्वत की ओर। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी उद्योग से निकलने वाले धुआं से कौन सा प्रदूषण फैलाता है। तो साफ साफ हो जाएगा भाई, वायु प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या है। उद्योग से निकलने वाले धुआं तथा अपशिष्ट पदार्थों से वायु प्रदूषण होता है। जैसे कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल शोधक कारखानों आदि। ये सभी से जो भी धुआं निकलता है उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रकीर्णन या बिखरी बस्ती किसे कहते हैं। यहाँ पर पूछे क्वेश्चन में प्रकीर्णन पूछे या फिर बिखरी पूछे, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकीर्णन या बिखरी बस्ती, इस प्रकार की बस्तियाँ अधिकतर विरल आबादी वाले क्षेत्र जैसे पर्वतों वनों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें दूर दूर तक एक दो घर बने रहते हैं। यहाँ के मैदान काफ़ी बड़े होते हैं और यहाँ के निवासी इन्हीं मैदानों पर घर बनाकर रहते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश व सिक्किम में प्रकीर्णन बस्ती दिखाई देती है। यानी यहाँ के लोग यानी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। जो भी घर रहता है, एक दो घर रहता है, बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो आप लोग देखा जाए, मान के चलिए पहाड़ है तो किसका चुंदी पर घर है तो किसका नीचे है। मतलब ये क्या है, प्रकीर्णन बस्ती है यानी बिखरी बस्ती है। यानी यहाँ पर बस्ती दूर दूर रहता है। बात समझ गए। ऐसा देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।